नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी सिटीज कार्यक्रम को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन को मंजूरी दी। सेबी ने उच्च जोखिम वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा अतिरिक्त जानकारी प्रकट करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया। केंद्र सरकार ने संशोधित सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2022 से 32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना को अधिसूचित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग से संबंधित प्रायोगिक परियोजना शुरू की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी सिटीज कार्यक्रम को मंजूरी दी है। सिटीज कार्यक्रम स्मार्ट सिटीज मिशन का एक उपघटक है। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, एजेंसी फ्रेंकोइस डी डेवलपमेंट, यूरोपीय संघ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का एक संयुक्त कार्यक्रम है। सिटीज 1.0 को 2018 में आरंभ किया गया था। इसके तहत पूरे भारत में 12 शहरों को संधारणीय शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान की गई थी। सिटीज 2.0 कार्यक्रम की अवधि 2023 से 2027 तक है। इस कार्यक्रम को अनुदान सहायता के रूप में AFD और KFW से ऋण और EU से तकनीकी सहायता अनुदान प्राप्त होगा। सिटीज 2.0 कार्यक्रम के तहत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चयनित परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। इन परियोजनाओं में ध्यान केंद्रित किया जाएगा शहरी स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्य पर, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान के प्रसार पर। सिटीज 2.0 के 3 प्रमुख घटकों की अगर हम बात करें तो पहला घटक है 18 स्मार्ट शहरों में जलवायु लोचशीलता निर्माण, अनुकूलन और शमन पर केंद्रित परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता। घटक 2 के तहत राज्यों को कई प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे कि ये सहायता उनके मौजूदा राज्य जलवायु केंद्रों या जलवायु प्रकोष्ठों या समान तरह के केंद्रों को मजबूत करने या ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए दी जाएगी। इसके अलावा राज्य और शहर स्तरीय जलवायु डेटा वेधशालाएं स्थापित करने के लिए, योजना निर्माण के लिए जलवायु डेटा संचालित सुविधा देने और जलवायु कार्य योजना विकसित करने के लिए, इसके अलावा नगर पालिका कर्मियों की क्षमता विकास के लिए। साथ ही सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मांग के आधार पर सहायता प्राप्ति के लिए पात्र होंगे। घटक 3 के तहत शहरी भारत में जलवायु गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र, राज्य और शहर सभी 3 स्तरों पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन को मंजूरी दी। अनाज भंडारण योजना के तहत प्राथमिक कृषि साख समिति स्तर पर विविध प्रकार की कृषि अवसंरचनाएं स्थापित की जाएंगी। इनमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां जैसी अवसंरचनाएं शामिल हैं और इस तरह से PACS को बहुउद्देशीय समितियों में रूपांतरित किया जाएगा। IMC को अलग अलग मंत्रालयों की विविध योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अनुमोदित किया गया है। IMC का गठन केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्रालय अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के कम से कम 10 चयनित जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना का क्रियान्वयन करेगा। इसके अलावा एक राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति गठित की जाएगी। क्रियान्वयन दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के साथ PACS यानी प्राथमिक कृषि साख समिति को जोड़ने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का लाभ ये होगा कि ये कृषि भंडारण के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करेगी। साथ ही PACS यानी कि कृषि साख समितियों को अन्य कार्य करने के लिए भी सशक्त करेगी। इसके अलावा राज्य एजेंसियां या भारतीय खाद्य निगम के लिए अनाज खरीद केंद्रों के रूप में कार्य करना, उचित मूल्य की दुकानों के रूप में कार्य करना, सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना आदि है। स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता के निर्माण से खाद्यान्न की बर्बादी में कमी आएगी। ये योजना किसानों को संकट की स्थिति में जल्दबाजी में कम कीमत पर अनाजों की बिक्री करने से रोकेगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएगी। इसके तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इसमें योजनाएं हैं कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन।
इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का आवंटन और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य शामिल है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकरण योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। अगली खबर सेबी से जुड़ी हुई है। सेबी ने उच्च जोखिम वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा अतिरिक्त जानकारी प्रकट करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एफपीआईज द्वारा अतिरिक्त जानकारी प्रकट करना अनिवार्य करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर परामर्श पत्र जारी किया है। सेबी के इस कदम का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है। सेबी ने एफपीआईज के संबंध में कई समस्याओं की पहचान की है। एफपीआईज द्वारा केंद्रित निवेश से इस बात का संदेह हुआ है कि ऐसे कॉर्पोरेट समूहों के प्रमोटर या समूह के रूप में कार्य करने वाले कुछ अन्य निवेशक विनियामक आवश्यकताओं से बचने के लिए एफपीआई मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मार्ग का उपयोग सरकारी विनियमन की उपेक्षा करने के लिए किया जा सकता है। सरकारी विनियमन के मुताबिक भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश की एक कंपनी केवल सरकारी मार्ग के तहत ही भारत में निवेश कर सकती है। सेबी के नए प्रस्ताव के तहत एफपीआईज को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। एक है निम्न जोखिम वाला, जो कि सरकारी और संबंधित संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। मध्यम जोखिम का एफपीआई पेंशन निधियां या पब्लिक रिटेल फंड्स में होता है। उच्च जोखिम अन्य सभी एफपीआईज में होता है। पहचाने गए उच्च जोखिम वाले एफपीआईज के मामले में स्वामित्व, आर्थिक और नियंत्रण अधिकारों के सभी धारकों की पूर्ण पहचान करने के लिए अधिक पारदर्शिता के लिए उपाय करना अनिवार्य किया जा सकता है। किसी एकल समूह में 50% से ज्यादा एक्सपोजर या फिर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति वाले एफपीआई को उच्च जोखिम वाले निवेशक का दर्जा दिया जाएगा और इस तरह से उन्हें अतिरिक्त जानकारी प्रदान करनी होगी। एफपीआई द्वारा जानकारी प्रकट करना पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम नियमों और एफपीआई विनियमों द्वारा निर्धारित किसी भी सीमा से बंधा नहीं होगा। एफपीआई और एफडीआई पर अस्पष्टता को दूर करने के लिए वित्त मंत्री ने 2013-14 का बजट पेश करते हुए कुछ घोषणाएं की थी और उन घोषणाओं के मुताबिक जहां किसी निवेशक की किसी कंपनी में 10% या उससे कम की हिस्सेदारी है तो उसे एफपीआई माना जाएगा और जहां किसी निवेशक की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा होती है तो उसे एफडीआई माना जाएगा। केंद्र सरकार ने संशोधित सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने 76,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में एक सतत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करना है। वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम में कई संशोधनों को मंजूरी दी गई। संशोधित सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में कहा गया कि इस कार्यक्रम के तहत कई योजनाएं शामिल की जाएंगी, जैसे कि भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना, भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना, भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन फोटोनिक्स या डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी या ओसेट सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना। इसके अलावा डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। भारत में निर्धारित प्रौद्योगिकियों के सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए कंपनियों या व्यवसाय संघों या संयुक्त उद्यमों की परियोजना लागत का 50% वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध होगा। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन फोटोनिक्स या सेंसर फैब या डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी या ओसेट सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना के लिए आवेदन दिसंबर 2024 तक जमा किए जा सकते हैं। माइटी के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2022 से 32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना को अधिसूचित किया है। एनईपी यानी राष्ट्रीय विद्युत योजना में पिछले 5 वर्षों यानी कि 2017 से 2022 की समीक्षा, अगले 5 वर्षों यानी 2022 से 2027 के लिए एक विस्तृत योजना और 2027 से 32 के लिए एक संभावित योजना शामिल है। विद्युत अधिनियम 2003 के मुताबिक सीईए यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को राष्ट्रीय विद्युत नीति के मुताबिक एक एनईपी तैयार करनी होगी। साथ ही 5 वर्षों में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करना होगा। राष्ट्रीय विद्युत योजना की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विद्युत की अधिकतम मांग 2021-22 की 203 गीगावाट से बढ़कर 2026-27 में 277.2 गीगावाट हो जाएगी। वर्ष 2026-27 के लिए विद्युत की संभावित स्थापित क्षमता
60,09,591 मेगावाट होगी। इसमें 57.4% योगदान गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों का होगा। अप्रैल 2023 में कुल विद्युत स्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों का योगदान लगभग 42.5% था। स्थापित नवीकरणीय विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान सौर ऊर्जा का होगा। इसके बाद पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का योगदान होगा। अनुमानित कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2021-22 के 1002 मिलियन टन से बढ़कर 2031-32 में 1100 मिलियन टन हो जाएगा। कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों से औसत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है और ये इस बात का संकेत है कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन की दक्षता में सुधार हो रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एक वैधानिक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन विद्युत अधिनियम 2003 के तहत किया गया है। इसका काम है केंद्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर सलाह देना, साथ ही विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अल्पकालिक और परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना। ये विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के लिए तकनीकी मानक और सुरक्षा आवश्यकताएं भी निर्धारित करता है। ये विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण तथा विद्युत उत्पादन कंपनियों के प्रशुल्क को विनियमित करता है। इसमें अध्यक्ष सहित अधिकतम 14 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माइटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग से संबंधित प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। माइटी ने कई अन्य मंत्रालयों या विभागों के साथ और उद्योग जगत के साथ सहयोग के माध्यम से ERSO यानी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है, जिसका लक्ष्य भारत को विश्व का रिपेयर केंद्र बनाना है। अगले 5 वर्षों में ERSO उद्योग से भारत को लगभग $20 बिलियन तक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही इससे रोजगार के लाखों अवसर भी सृजित होंगे। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयर सर्विस बाजार के 2026 तक $188 बिलियन अमेरिकी तक पहुंचने का अनुमान है। ERSO के तहत दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आउटसोर्स करना शामिल है। इससे इंडियन रिपेयर सर्विस संगठन रिपेयर, नवीनीकरण और अंश शोधन में अधिकतम कार्यक्षमता प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि ERSO क्षेत्रक में भारत कैसे लाभ की स्थिति में है। अन्य देशों की तुलना में भारत के पास कुशल और कम पारिश्रमिक पर कार्य करने वाला कार्यबल उपलब्ध है। ये स्थिति रिपेयर के क्षेत्रक में भारत को अधिक लाभ प्रदान करती है। विशेष रूप से चीन की तुलना में लगभग 57% अधिक प्रतिस्पर्धी स्थिति प्रदान करती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बीमा उपलब्ध है और राइट टू रिपेयर की अवधारणा को भी मान्यता प्राप्त है। इनके अलावा सरकार घरेलू स्तर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। ग्राहकों को लक्षित करने के लिए नए नए ऑफर दिए जा रहे हैं। साथ ही तीव्र शहरीकरण और तकनीकी प्रगति, नवीनीकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग जैसे कारक भी भारत को लाभ की स्थिति में रख रहे हैं। ERSO का भारत के लिए भी काफी महत्व है। इससे मिशन लाइफ और चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा। सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी, कार्यबल के कौशल में वृद्धि होगी। इसके अलावा MSME क्षेत्र का विकास होगा। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। संयुक्त समुद्री बल। संयुक्त अरब अमीरात ने CMF यानी कि संयुक्त समुद्री बल में भागीदारी से स्वयं को अलग कर लिया है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसका मुख्यालय बहरीन में स्थित है। इसके प्रमुख उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार और समुद्री डकैती को रोकना, समग्र समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज पर्यावरणीय और मानवीय घटनाओं की स्थिति में भी आवश्यक कदम उठाता है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज के संयुक्त कार्य बलों में अरब की खाड़ी से बाहर समुद्री सुरक्षा अभियान, अरब की खाड़ी के भीतर समुद्री सुरक्षा अभियान, लाल सागर समुद्री सुरक्षा आदि शामिल हैं। CMF की कमान अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के पास है। अगला टॉपिक है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में UPU के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसे वर्ष 1874 में स्थापित किया गया था। ये दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में है। इसके भारत सहित 192 सदस्य हैं। ये डाक क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग का एक प्राथमिक मंच है। ये अंतर्राष्ट्रीय मेल आदान प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करता है। साथ ही ये मेल, पार्सल और वित्तीय सेवाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए सिफारिशें भी करता है।
सिंचित क्षेत्र में वृद्धि। नीति आयोग के एक सदस्य के मुताबिक भारत की आधे से अधिक कृषि भूमि पर अब सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2022-23 में कुल 210 मिलियन हेक्टेयर बोए गए क्षेत्र में से लगभग 55% के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि का श्रेय विशेष रूप से तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों के विस्तार को दिया गया है। ये वृद्धि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, सतही लघु सिंचाई आदि योजनाओं के क्रियान्वयन का परिणाम है। कुल सिंचित क्षेत्रों में से वर्तमान में 40% क्षेत्र को नहरों के नेटवर्क के माध्यम से और 60% क्षेत्र को भूजल के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है। अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज। एक शोध में ये पता चला कि 8 ESBs यानी अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज में से 7 को पहले ही पार किया जा चुका है। ESBs पृथ्वी के स्वास्थ्य की स्थिरता और प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ESBs यानी अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज जलवायु, स्वच्छ जल, जैव विविधता और विविध प्रकार के प्रदूषण के लिए वैज्ञानिक रूप से निर्धारित, सुरक्षित एवं न्याय संगत सीमाएं हैं। इन सीमाओं के अंदर रहते हुए हम पृथ्वी की स्थिरता और लचीलापन बनाए रख सकते हैं। साथ ही हम आवश्यक संसाधनों की सतत उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये पृथ्वी के स्वास्थ्य को बनाए रखने की अंतिम सीमाएं हैं और इन सीमाओं का अस्थायी उल्लंघन भी हमारे ग्रह की महत्वपूर्ण प्रणालियों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। पृथ्वी के लिए इसमें गंभीर चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जलवायु, जैव विविधता, ताजे जल तथा वायु, मृदा और जल से संबंधित विविध प्रकार के प्रदूषण के लिए निर्धारित 7 सुरक्षित सीमाओं का पहले ही उल्लंघन किया जा चुका है। और आइए अब जानते हैं कि वो सीमाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है सुरक्षित और उचित जलवायु सीमा, जिसका उल्लंघन किया जा चुका है। इसके तहत 1 डिग्री सेल्सियस की सीमा रखी गई थी, लेकिन हमने इसको लांघ दिया है। इसके अलावा पृथ्वी की उचित कार्य प्रणाली सीमा, इसका भी उल्लंघन किया जा चुका है। सतही जल स्तर की सीमा, इसका भी उल्लंघन किया जा चुका है। भूजल सीमा, नाइट्रोजन स्तर सीमा, फास्फोरस स्तर सीमा और एरोसोल स्तर सीमा, ये 7 सीमाओं का उल्लंघन किया जा चुका है। सिर्फ एक बचा है, वो ये है कि जलवायु सुरक्षित लेकिन बेहतर नहीं सीमा, जिसमें कि हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान निर्धारित किया है। सिर्फ इसका उल्लंघन नहीं हुआ है। अर्ध चंद्रमा। हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के साथ चक्कर लगाने वाले एक नए क्षुद्र ग्रह की खोज की है। इस क्षुद्र ग्रह को 2023 FW13 नाम दिया गया है। इसे अर्ध चंद्रमा या अर्ध उपग्रह की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ ये है कि ये उतनी ही अवधि में सूर्य की परिक्रमा करता है जितनी अवधि में पृथ्वी करती है। हालांकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बहुत कम प्रभावित होता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये 100 ईसा पूर्व से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इससे पहले 2016 में भी कामो ओलेवा नामक एक अर्ध उपग्रह खोजा गया था। अगला टॉपिक है न्यूरालिंक चिप। न्यूरालिंक को मस्तिष्क प्रत्यारोपण का मानव पर परीक्षण करने के लिए अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिल गई है। न्यूरालिंक एलन मस्क की न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है। न्यूरालिंक एक चिकित्सा उपकरण बना रही है। इसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या लिंक नाम दिया गया है। ये डिवाइस ब्लूटूथ सिग्नल के माध्यम से मस्तिष्क को बाह्य कंप्यूटर से जोड़ता है और 2 तरफा निरंतर संचार को संभव बनाता है। ये कृत्रिम अंगों के सटीक नियंत्रण को संभव बना सकता है। ये शारीरिक अंगों की कार्यप्रणाली की नकल कर सकता है। इसके अलावा पार्किंसंस, मिर्गी, रीढ़ की हड्डी की चोट, ऑटिज्म, अवसाद जैसी बीमारियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। अगला टॉपिक है केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हो गया है। केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क यानी कि CLN मुख्य तौर पर स्थानिक महामारी यानी एपिडेमिक और महामारी यानी पेंडेमिक के प्रकोप के दौरान इस्तेमाल की जा सकने वाली वैक्सीन के परीक्षण के लिए कार्य करने वाला एक नेटवर्क है। CLN कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस का एक हिस्सा है। ये सबसे बड़ा वैश्विक समूह है जिसके पास वैक्सीन परीक्षण के लिए मानकीकृत तरीके और सामग्री उपलब्ध है। CLN सदस्यों के रूप में शामिल प्रत्येक संस्था भविष्य के डिजीज X के खिलाफ नए टीकों के तीव्र विकास में मदद करेगी। डिजीज X में स्थानिक महामारी या महामारी की क्षमता वाले रोगजनक भी शामिल हो सकते हैं। महामारियों के बीच की अवधियों के दौरान संस्थाएं सेपी की प्राथमिकता वाले एक या अधिक रोगों जैसे कि चिकनगुनिया, लासा वायरस, मर्स, निपाह आदि के खिलाफ टीके के विकास में मदद करेंगी। मेट्रो रेल सेवाओं के माध्यम से मानव अंगों और उत्तकों का परिवहन। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मेट्रो रेलवे कैरेज और टिकट संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने ये कदम अंग प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों या उत्तकों या फिर दोनों के परिवहन की अनुमति देने के लिए उठाया है। मौजूदा नियमों के तहत मेट्रो रेलवे के माध्यम से कुछ सामग्रियों के परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है, जैसे कि मानव या पशु का सूख चुका या जमा हुआ या सड़ चुका रक्त या मृत पक्षियों के शव, हड्डियां जो कि विरंजित या साफ की गई हड्डियों को छोड़ करके
सके। इसके अलावा मानव कंकाल, मानव शरीर के अंग, इन सब को प्रतिबंधित किया गया है। इन सब के अलावा ऐसे पोर्टेबल रेडियो उपकरणों के परिवहन को भी प्रतिबंधित किया गया है जिनसे रेडियो संचार नेटवर्क और यातायात नियंत्रण सिग्नलिंग नेटवर्क आधारित संचार बाधित होने का खतरा हो। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। अहिल्याबाई होलकर। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का निर्णय लिया है। यह 18वीं सदी के दौरान मालवा प्रांत की रानी थी। उन्होंने भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की लड़ाई में अपने पति खांडेराव की मृत्यु के बाद 1754 में मालवा पर अधिकार कर लिया था। अहिल्याबाई होलकर के शासन की मुख्य विशेषताओं या उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल की थी। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान न्यायपूर्ण लोक व्यवस्था और सुशासन को बनाए रखा था। उनके शासनकाल में महेश्वर शहर एक साहित्यिक, औद्योगिक, संगीत कला और शिल्प कला का केंद्र बन गया था। उन्होंने महेश्वर शहर में एक वस्त्र उद्योग स्थापित करने में मदद की थी। इस कारण अब इसे प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी के लिए जाना जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकारेश्वरी सहित कई अन्य मंदिरों के जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न कराया था। अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व साहस, करुणा, उत्कृष्ट प्रशासन क्षमता से युक्त था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।